चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। इस टॉपिक में सबसे पहले हम कैलोरीमीटर के स्ट्रक्चर एंड कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट सीवी कैलोरीमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना होता हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। हमारी थर्मोस्टील बॉटल आइसोलेटेड सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकली 100% आइसोलेटेड सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल होता है। चलो अब कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। कैलोरीमेट्री वर्ड का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ हीट। जब हायर टेम्परेचर वाली एक बॉडी को एक दूसरी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है तो हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है। यदि सराउंडिंग व सिस्टम के बीच कोई हीट एक्सचेंज ना हो तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी। इसे ही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहते हैं। तो चलिए अब हम कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। कैलोरीमीटर का सेटअप कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक मेटालिक वेसल होता है और इस मेटालिक वेसल के अंदर कुछ वाटर होता है। वाटर को स्टर करने के लिए एक स्टरर कनेक्टेड होता है एंड वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर होता है। इस मेटालिक वेसल को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर देते हैं विच इज यूजुअली ग्लास और वुल। फाइनली एक आउटर बॉक्स जो कि वुड का बना होता है उसके अंदर इस मेटालिक वेसल को डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो मेटालिक वेसल है और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। अब वाटर को हीट करने के लिए एक रेजिस्टर लगा देते हैं विच इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स। अब जब करंट इस रेजिस्टर के थ्रू पास होगा तो रेजिस्टर हीट होगा। रेजिस्टर हीट होगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं दैट हीट गिवन बाय रेजिस्टर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। नाउ हीट गिवन बाय रेजिस्टर होगी VI के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं VI इज इक्वल टू MS डेल्टा T। S यहां पर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब हमें V, I, M और डेल्टा T आसानी से मालूम हो सकता है। तो इस प्रकार किसी भी सब्सटेंस की हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम इस कैलोरीमीटर का एक और वेरिएंट देखते हैं। यहां पर कैलोरीमीटर के अंदर वाटर है जिसका मास m है एंड वाटर इज एट सम टेम्परेचर T। तो जो वाटर का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इस कैलोरीमीटर का भी होगा। अब सपोज हमने हीट सोर्स हटाकर इसके अंदर आइस डाल दी, इस कैलोरीमीटर के अंदर हमने आइस डाल दी है, तो क्या होगा बच्चों, यह होगा कि आइस मेल्ट होगी एंड जो वाटर का टेम्परेचर है इनसाइड कैलोरीमीटर वो डिक्रीज होना चालू होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट हीट लॉस बाय वाटर प्लस हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है वो हम आगे चल के एक प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए बच्चों एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमें दिया हुआ है कि आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कैलोरीमीटर के अंदर रखा गया है। इस आइस में हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ऐड कर देते हैं। जब ये मिक्सचर मेल्ट हो जाता है तो उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होगी। अब क्योंकि ये सारा सेटअप एक कैलोरीमीटर के अंदर है, दैट मींस इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो वाटर एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड का एक्सचेंज होगा आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो चलिए बच्चों, जो हमने पिछले टॉपिक में हीट की इक्वेशन पढ़ी थी Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T एंड Q इज इक्वल टू ML, उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले डेटा देखते हैं। हमें दिया हुआ है मास ऑफ कैलोरीमीटर 60 ग्राम्स, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर 460 ग्राम्स। तो यहां से हम लोग मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, 460 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। फिर हमें दिया है मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस आइस 618 ग्राम्स। इससे मास ऑफ आइस निकल जाएगा 618 माइनस 460 विच इज 158 ग्राम्स। और जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, हीट लॉस बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट प्लस हीट गेन बाय वाटर टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए जो हीट जरूरत होगी वो, प्लस यहां पे ध्यान देने की बात है कि कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मास ऑफ वाटर इंटू SW इंटू 38 माइनस 5 विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस प्लस मास ऑफ आइस इंटू SW इंटू डेल्टा टी, दैट इज 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के लिए कितनी टेम्परेचर चेंज होगा, प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू SCal इंटू 5 माइनस 0। अब ये 5 माइनस 0 क्यों लिखा है, इसको अच्छे से समझते हैं। इनिशियली कैलोरीमीटर में सिर्फ आइस थी, तो हम अज्यूम करेंगे कि कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और फाइनल टेम्परेचर क्योंकि वाटर का 5 डिग्री है तो वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी होगा, तो इसलिए हमने डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर लिखा है 5 माइनस 0। अब क्वेश्चन में दी हुई सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास LF आ जाएगा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 78.35 कैलोरीज पर ग्राम। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंडक्शन इन कन्वेक्शन। सबसे पहले हीट ट्रांसफर को समझ लेते हैं एक बार। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट एनर्जी का ट्रांसफर हीट ट्रांसफर कहलाता है। हीट ट्रांसफर 3 टाइप के हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो चलिए बच्चों, इस एनिमेशन के थ्रू तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को समझते हैं। सबसे पहले रॉड के ऊपर ध्यान देते हैं। रॉड को अगर आप देखें, रॉड फायर के कांटेक्ट में है। फायर के कांटेक्ट में होने के कारण इस रॉड के अंदर हीट फ्लो होती है और वो हमारे हाथ तक पहुंचती है, जिससे हमें गर्म महसूस होता है। सेकेंड, अगर आप कन्वेक्शन को देखें तो जब हमारा हाथ फायर के थोड़ा सा नजदीक होता है तो जो एयर है विच इज इन कांटेक्ट विद फायर वो गर्म हो जाती है और वो मूव करके हमारे हाथ को गर्मी पहुंचाती है। अगर हम हमारा हाथ इस फायर से थोड़ा दूर ले जाएं तो भी हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी हमें रेडिएशन के कारण महसूस होती है। इन तीनों के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यदि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसी बॉडी के 2 एडजेसेंट पार्ट्स में हीट ट्रांसफर होती हो तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। यह मोस्टली सॉलिड्स में ऑब्जर्व किया जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम किचन में अगर एक स्पून को कुछ देर के लिए गर्म पैन के ऊपर रख दें तो स्पून भी गर्म हो जाती है, जबकि यह स्पून फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। और अगर यदि पैन के ऊपर इंसुलेटिंग हैंडल ना लगा हो तो हम पैन को छुएं तो हमारा हाथ भी जल जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कंडक्शन में जो भी मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हीट एब्जॉर्ब करके वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट जब वो करते हैं तो जो उनके नजदीक के पार्टिकल्स हैं वो उसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि यहां आप राइट साइड में एनिमेशन में देख सकते हैं। जो कैंडल के पास के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, कैंडल से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो अपने राइट साइड के पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, वो उसी जगह पर हैं। दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। इस प्रकार हीट एनर्जी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बिना पार्टिकल के ट्रांसफर के ही पहुंच जाती है। हीट कंडक्शन एक मटेरियल में गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो होता है। मान लीजिए
यहां पर दो लार्ज टेम्परेचर रिजर्वॉयर्स हैं जिनके टेम्परेचर TC एंड TD हैं और TC इज ग्रेटर देन TD। अब एक L लेंथ की रॉड जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो विच इज A हियर, इन दोनों रिजर्वॉयर के थर्मल कांटेक्ट में रखा जाता है। इस मेटालिक बार की साइड्स को अच्छे से इंसुलेटेड किया जाता है जिससे कि बार और सराउंडिंग के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो। अब रिजर्वॉयर C एक कांस्टेंट रेट पर रॉड को हीट सप्लाई करता है एंड इसी रेट पर रॉड रिजर्वॉयर D को हीट सप्लाई करता है और इसी को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट में एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया कि रेट ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड रॉड की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम रेट ऑफ हीट फ्लो को लिख सकते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू TC माइनस TD अपॉन L। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाकर K लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू KA इंटू TC माइनस TD अपॉन L। K को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसकी SI यूनिट होती है जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसे वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। वॉट इज जूल्स पर सेकेंड। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसी मटेरियल के लिए K की वैल्यू जितनी अधिक होती है उसके थ्रू उतनी ही रैपिडली हीट फ्लो होती है। अब यहां टेबल में कुछ सब्सटेंस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है। आप देख सकते हैं कि मेटल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है एंड नॉन मेटल्स के लिए बहुत ही कम है। गैसेस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल में हीट ट्रांसफर या हीट कंडक्शन सबसे फास्ट होता है। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है बर्तनों के नीचे कॉपर की कोटिंग क्यों होती है? क्विकली अभी जो हमने टेबल देखी थी उसको रेफर करिए और सोचिए कि बर्तनों के नीचे कॉपर की कोटिंग क्यों होती है। तो चलिए समझते हैं क्यों होती है। कोटिंग इसलिए होती है कि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इस कारण से वो जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम गैस वो यूनिफॉर्मली पूरे वेसल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। साथ में कंडक्टिविटी क्योंकि हाई होती है तो वो जल्दी हीट अप भी हो जाता है, हीट लॉसेस भी मिनिमल होते हैं। तो बच्चों, आप लोग घर जाके देखिएगा कि घर के कितने बर्तनों में नीचे कॉपर की कोटिंग है। तो चलिए बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो बच्चों, यहां पे हमें दिया हुआ है एक आयरन बार है, उसके स्पेसिफिकेशंस गिवन है, और एक ब्रास बार है, उसके भी स्पेसिफिकेशंस गिवन है। दोनों को हमने सोल्डर करके एंड टू एंड जोड़ दिया है और जो इनके फ्री हैंड है आयरन बार के एंड ब्रास बार के, दे आर मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन एंड 273 केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो हमें पता करना है जिस जंक्शन पे आयरन एंड ब्रास बार जुड़े हुए हैं उस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। अगर इसको एक सिंगल बार कंसिडर करें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, और साथ में हमें पता करना है कि हीट करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इस बार के थ्रू। क्योंकि दोनों एंड्स अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें हीट करंट फ्लो होगा। यहां पे आयरन बार के एक एंड का टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन, ब्रास बार के दूसरे एंड का टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। क्योंकि आयरन बार का एंड हायर टेम्परेचर पे है तो आयरन बार से ब्रास बार की तरफ एक हीट करंट फ्लो होगा। अब देखते हैं कि हीट करंट हम निकाल कैसे सकते हैं। दोनों बार्स के लिए डेटा हमें दिया हुआ है L, K एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब स्टेडी स्टेट में जब हीट करंट फ्लो होगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर आयरन बार एंड फॉर ब्रास बार। तो अगर जंक्शन का टेम्परेचर T0 है तो हम आयरन बार के लिख सकते हैं H1 दैट इज हीट फ्लो थ्रू आयरन बार इज K1A1 इंटू T1 माइनस T0 अपॉन L1, एंड राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे फॉर ब्रास बार हीट फ्लो थ्रू दी ब्रास बार which will be equal to K2A2 into T0 minus T2 upon
L2। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास T0 के लिए सॉल्व करने पे इक्वेशन आ जाएगी T0 इज इक्वल टू K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहां पर जो भी गिवन वैल्यूज हैं क्वेश्चन में K1 T1 K2 T2 उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास T0 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम T0 की वैल्यू हीट फ्लो थ्रू आयरन बार में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 into A times T1 minus T2 by L. So this will be the heat flow or the flow of heat current through the iron bar, and this will also be equal to the heat flow through the brass bar. अब अगर हम कंपाउंड रॉड की बात करें which is made up of iron plus bar, तो उस रॉड की टोटल लेंथ हो जाएगी L1 plus L2 which is equal to 2L. So now if we write the equation for heat flow through this compound rod, तो हम लिखेंगे उसे H डैश इज इक्वल टू K डैश इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही रहेगा इंटू T1 माइनस T2 अपॉन 2L। अब कंपाउंड रॉड के थ्रू जो हीट फ्लो है वो हीट फ्लो इज सेम एज द हीट फ्लो थ्रू द आयरन बार, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं टू द हीट फ्लो थ्रू द आयरन बार जो कि अभी हमने ऊपर निकाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो K डैश दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार आ जाएगी K डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो लेट अस नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द इक्वेशंस दैट वी हैव डिराइव्ड। सो सबसे पहले T0 का आंसर निकालते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T0 की वैल्यू आ जाएगी 315 केल्विन। नेक्स्ट अगर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो K डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 91.6 वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। थर्ड पार्ट में हमें हीट फ्लो निकालना है, तो हीट फ्लो के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हीट फ्लो आ जाता है हमारे पास 916 वॉट। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कन्वेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हीट ट्रांसफर के इस मेथड में मैटर का एक्चुअल मोशन होता है। यह केवल फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड एंड एयर में ही पॉसिबल होता है। यह दो प्रकार से हो सकता है, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है। जब हम फ्लूइड को हीट करते हैं तो जो पार्ट हीट के साथ कांटेक्ट में होता है वह पार्ट एक्सपैंड होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो पार्ट ऑफ वाटर विच इज इन कांटेक्ट विद हीट दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द स्पैन, वह हीट होके एक्सपैंड होगा और लेस डेंस बन जाता है। इसीलिए लेस डेंस है, इसीलिए वह बॉयंसी के कारण ऊपर उठ जाता है एंड ऊपर वाला कोल्डर पार्ट जो कि ज्यादा डेंस होता है वह नीचे मूव हो जाता है। इस प्रकार यह साइकिल चलती रहती है एंड पूरा लिक्विड हीट हो जाता है। इसी तरह जब हम फायर के नजदीक में हाथ रखते हैं तो जो हमें जो गर्मी महसूस होती है वह नेचुरल कन्वेक्शन के कारण होता है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लैंड एंड वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस के कारण सनसेट के बाद सी ब्रीज की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इस फिनोमेना में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड से ही होता है। अब फोर्स कन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स कन्वेक्शन में मटेरियल को किसी पंप या अदर मेथड से फोर्स लगाकर मूव किया जाता है, जैसे कि विंटर में काम आने वाले ब्लोअर हीटर। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू वर्क करता है। हमारे बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। जो ये हीट प्रोड्यूस होती है वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलाई जाती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये ब्लड कैसे फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन सिस्टम। ऑटोमोबाइल इंजन में भी जो कूलिंग सिस्टम होता है वह भी फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है।